हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फाउंडेशन, जहां मैं आपको देने जा रही हूं क्लास 8 से क्लास 12 तक के बायोलॉजी और एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियोज़ में क्लास 8 के चैप्टर रीचिंग एज ऑफ एडोलिसेंस के बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा हमारे बढ़ते हुए बच्चों में जब उसके आफ्टर बर्थ 10 ईयर के बाद प्यूबर्टी स्टार्ट होती हैं 11 से 12 ईयर में, तो देखा किस तरीके से मेल एंड फीमेल चाइल्ड में चेंजेस देखने को मिला था। हमारे मेल और फीमेल चाइल्ड अपने बढ़ते उम्र के साथ कैसे एक दूसरे से हमें अलग दिखाई देने लगे थे। तो चलिए देखते हैं, बच्चे वह अलग ही नहीं देखते, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग भी हुआ था, जिसके बारे में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ स्टडी किया था। तो बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली हार्मोन बायोकेमिकल मटेरियल्स रिलीज करते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। चाहे आपकी लर्निंग कैपेसिटी हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी हो, आपकी इमोशनल कैपेसिटी हो, आपके सोशल एडजस्टमेंट कैपेसिटी हो, इन सारी को वह एक्टिव करता है और आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में हेल्प करता है। तो चलिए, मैंने बैक क्लास में इन सारी चीज़ों की अच्छे से स्टडी किया था। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या एक्शन था, जिसके कारण आपने उसे कहा था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। बच्चे, हमने देखा किस तरीके से ये हमारे थायराइड ग्लैंड, ये हमारे पैंक्रियाज, ये हमारे थाइमस ग्लैंड, इसके साथ हमारे यह गोनेड सेक्स ग्लैंड को भी कंट्रोल करते थे रिप्रोडक्टिव या सेक्स हार्मोन्स के थ्रू। तो मेल में रिलीज होने वाले सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के साथ साथ मेल गैमेट्स बनने में हेल्प किया था, जिसे हम एस्पर्म के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मेशन उसके जन्म के 14 ईयर्स आफ्टर शुरू होती है एट ए टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और यह फीमेल्स में गोनेड फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन 12 ईयर आफ्टर स्टार्ट होती है आफ्टर प्यूबर्टी। तो हमारी चाइल्ड इस फेज में रिप्रोडक्टिव, यानी इस फेज में वह रिप्रोडक्टिव तरीके से डेवलप करना शुरू कर देते हैं, पर उसकी डेवलपिंग अभी स्टॉप नहीं हुई है, वह डेवलप होते जा रहे हैं। तो देखते हैं इसके बाद, यानी जब वह रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे चीज़ें अटैच होता है जो उसके टैबूज या मिस के रूप में जाने जाते हैं। बच्चे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये तो केवल फीमेल्स के कारण होती हैं, इसमें मेल तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है। इस तरह के जो हमारे सोशल समाज में होने वाले गलत चीज़ें हैं, जो केवल महिलाओं के लिए या हमारी गर्ल्स के लिए क्लेम जैसी चीज़ हैं, वह फैला दी जाती हैं। तो देखते हैं हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हार्मोनल एक्शन है, न कि यह किसी के क्लेम के द्वारा, यह फीमेल का क्लेम हो, मेल का क्लेम है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है, नहीं किसी प्रकार का यह टैबूज या मिथ्स है। तो हार्मोनल एक्शन में हम आज देखने वाले हैं यह हमारे बॉडी को किस तरीके से डिजीज से बचाता है, और हमें अलग अलग टाइप के इसके एक्शन के कारण डिजीज भी होते हैं। तो चलिए, कहते हैं प्रोसेस ऑफ हार्मोनल एक्शन। हार्मोनल एक्शन की और क्या प्रोसेस है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सेक्रेशन, endocrine gland release their secretion hormones in the blood stream। बच्चों, हमने बैक सेशन में ये पढ़ा था, इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट बायोकेमिकल्स ब्लड में रिलीज करता है, और आपकी ब्लड की जो स्ट्रीम होती है उसके साथ हमारे पूरे बॉडी में यह फॉलो कर जाते हैं हार्मोन्स और रीचिंग देयर टारगेट साइड। बच्चे, ये हार्मोन्स वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ उसकी टारगेट साइड होती है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड अगर गोनेड फॉर्मेशन के लिए सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं तो वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स तक पहुँचते हैं, ना कि अदर ऑर्गेन तक। नेसेसरी चेंज टू मेंटेन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बच्चे, ये हमें, आपको क्या नेसेसरी चेंजिंग आपके अंदर होनी चाहिए, उसको यह मेंटेन करता है।
हमारे सारे नेसेसरी चेंज में हेल्प करते हैं ताकि हम एक स्मार्ट चाइल्ड बन सके, हम एक स्मार्ट पर्सन बन सके। ये आपके हार्मोन्स के कारण होते हैं। हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड द ओवरीज टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। मैंने अभी आपको अभी इस लेक्चर में बता रही थी बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हार्मोन्स रिलीज करती हैं। दिस हार्मोन इज नोन एज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहता है एक्शन, ये एक्शन करते हैं फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरीज पर, जहां से रिलीज होती है ओवरी। कहता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स एंड मेंटेन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम, और मेल के टेस्टिस से रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप एंड मेल गैमेट स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम टू रीच टारगेट साइट। यह रिलीज होते हैं टारगेट साइड यानी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम से, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। यह हमारे टारगेट साइड को के साथ ही एक्शन करता है, अदर पार्ट्स में ये एक्शन नहीं करते। अगर हमारे इंसुलिन की कमी आ जाए बॉडी में तो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इंसुलिन सेक्रेशन में कोई हेल्प नहीं कर सकता। टारगेट साइट स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस चेंज इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। बच्चे ये जब टारगेट साइट से रिलीज होते हैं तो ये प्यूबर्टी के समय एक पूरे बॉडी के सेट को चेंज कर देता है, बॉडी डिजाइन बदल देते हैं, जो हमने बैक सेशन में पढ़ा है। जैसे हमारे फेस हेयर या सेब हेयर का होना मेल चाइल्ड में, जबकि फीमेल चाइल्ड का फेस जो था वह काफ़ी स्मूथ हो रहे थे, साउंड का चेंज हो जाना, रिप्रोडक्टिव चेंज हो जाना। तो इसके साथ ये हार्मोन्स के एक्शन खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टर्म है वह टर्म है हमारे बॉडी में ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये एक्शन दे रखा है, आपको चेंज कर दिया है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डिस्कवरी ऑफ HIV। हमारे बढ़ते हुए बच्चे को ऐसा माना जाता है जिसे अपने प्रॉपर वे में एक कैरिकुलम बेस्ड जो है वह यानी कैरिकुलम बेस्ड क्लास के समय में ही सेक्स एडुकेशन दिया जाए, उसे बताया जाए ये जो हमारे चल रहे रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें हम अपने को कैसे सेफ रख सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होती हैं। इस तरह का ही एक डिजीज है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये डिजीज यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होती है, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो बच्चे इसके बारे में हम डिटेल्स जाने। यह एक HIV वायरस से होने वाला डिजीज है। ये डिजीज होने के कई रीज़न होते हैं। अगर एक मदर प्रेग्नेंट है और उनके प्रेगनेंसी में चाइल्ड पल रहे हों तो उस चाइल्ड को एड्स होगा ही होगा। अगर हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवा रहे हों, किसी डोनर से ब्लड ले रहे हैं तो उस डोनर के ब्लड का एक ज़रूरी तरीके से टेस्ट करवा लेनी चाहिए, एलिसा टेस्ट, ताकि हमें पता चले वह जो ब्लड देने वाला डोनर है उसे एड्स जैसे डिजीज़ तो नहीं है। इसके अलावा और डिजीज़ हैं। कहता है यह एक सुई सिरिंज के हेल्प से माध्यम से भी होता था। जब किसी को एक ही सिरिंज से निडल इंजेक्ट की जाती हैं,
1%, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन। तो यह HIV वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली इंटर कर सकते हैं। तो एक डिस्पोजल निडिल का यूज किया जाए, एक ही निडिल से सभी व्यक्ति को यानी नंबर ऑफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन हो, मोर पर्सन को उसे यानी निडिल इंजेक्ट ना कराया जाए। इसके अलावा यह तो यानी कहता है सबसे ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से यह फैलने वाला डिजीज़ है जिसे STD के नाम से जानते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD, जिसमें ऐसा माना जाता है यह सेक्स इंटरकोर्स के कारण ही होती हैं। तो इसे ध्यान रखें। कहता है द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वेयर रिकॉग्नाइज इन USA इन द ईयर 1981। यह जो एड्स के फर्स्ट केस है जो रीऑर्गेनाइज हुआ है, यानी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बच्चे इसकी शुरुआत उस शहरों से हुई है, उस कंट्री से हुई है जहाँ पर लोग एक दूसरे पीपल को यानी अनहेजिटेट रूप से देखते हैं, यानी किसी के साथ कोई सोसाइटी में एक गुड रिलेशनशिप, यानी कहता है जब पर्सन पॉलीमॉर्फिक हो उस जगह पर यह ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज देखने को मिला था, जो है सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री USA, यहाँ 1981 में देखा गया। कहता है द एड्स वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द टीम ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट लीड बाय LUC मोंटेनाइजर इन 1983। बच्चे यह सबसे जो पहले है इसकी HIV 1981 से स्टार्ट हुई, पर इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। लंबे समय तक लोग बीमार रहते थे, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी। तो लोगों ने ऐसा शुरू किया होगा आखिर ऐसे कौन से डिजीज होंगे, क्या वायरस होंगे जिसके कारण लोगों को यानी धीरे धीरे उसके बॉडी में वीकनेस आता है, इम्यून सिस्टम में कमी आती है, वो मर जाता है। तो इसका एक जो है वह फ्रेंच साइंटिस्ट है, उसकी एक टीम जो है वह टीम मोंटेनाइजर के नाम से जानी जाती है। उस टीम ने 1983 में इस वायरस का डिस्कवरी की है। उन्होंने बताया HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम यानी जो हमारे बॉडी की वैसी पावर है जिससे हम अपने दुश्मन से लड़ पाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा पाते हैं, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसमें कमी लाता है HIV वायरस। इन 1984 द अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट, बेटा वायरोलॉजिस्ट की मीनिंग होती है वायरोलॉजी। जब आप वायरस की स्टडी करते हो तो वायरोलॉजी कहलाती है स्टडी, और वायरोलॉजिस्ट जो स्पेशल तरीके से केवल वायरस की ही स्टडी करते हैं उसे हम वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अमेरिका की एक वायरोलॉजिस्ट है जिसने 1984 में, जिनका नाम है रॉबर्ट चार्ल्स गैलो, अमेरिकी साइंटिस्ट रॉबर्ट चार्ल्स गैलो 1984 में कहता है फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द वायरस काउजिंग एड्स। उन्होंने बताया HIV वायरस से एड्स जैसे डिजीज होते हैं, यानी अब नाम पड़ा है HIV से होने वाले डिजीज का एड्स। यानी यह स्टार्ट कब हुआ? 1981 में। कहाँ स्टार्ट हुआ? अमेरिका USA में, डेवलप कंट्री में। कहता है यह इसकी नाम कब कहा गया, इसका नाम कब दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है 1983 में फ्रेंच के साइंटिस्ट टीम द्वारा, और बताया गया है एड्स तब होता है जब अमेरिका की वायरोलॉजिस्ट रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने 1984 में बताए HIV के कारण ही एड्स होता है, एड्स जैसे डिजीज। द नेम HIV was suggested by the International Committee on the Nomenclature of Virus। यह नाम एक देश के द्वारा नहीं दिया गया,
यह एक फ्रेंच की टीम ने मिलकर बच्चे नोमेनक्लेचर, किसी भी लिविंग थिंग्स क्या नाम, स्पेशल नाम दी जाती हैं साइंटिस्ट के द्वारा जो पूरे वर्ल्ड में सेम होते हैं, यानी यह कंट्री वाइज अलग अलग नहीं हो सकते। साइंटिस्ट ऐसे टर्म को सेलेक्ट करते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन पूरे वर्ल्ड में सेम हो, तो ये होते हैं लैटिन लैंग्वेज, जो डेड लैंग्वेज के नाम से जानी जाती हैं। यानी सोचो, अगर इंडिया में आपको लोग मानव कहें, ब्रिटिश इंग्लिश में ह्यूमन कहें, तो आपके फ्रांस इंग्लिश में इसके नाम अदर होंगे, रशियन इंग्लिश में इसके नाम और अलग हो जाएंगे। इसलिए आपके स्पेशल नाम है साइंटिस्ट नेम, जिसे आप कहते हो होमो सैपियंस, लैटिन नेम साइंटिस्ट नेम, नोमेनक्लेचर ऑफ ह्यूमन नेम जिसे आप होमो सैपियंस के नाम से जानते हो। जस्ट लाइक उसी तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया गया HIV। इन इंडिया द फर्स्ट एड्स पेशेंट was identified in कहता है चेन्नई इन द ईयर 1987। देखते हैं हमारे सबसे स्मार्ट सिटी जो है वह चेन्नई है। इस चेन्नई में हमने आपको पहले चर्चा में बताया है, यह डेवलप कंट्री से स्टार्ट हुआ है जहां हम एक दूसरे से अनसेफ रहते हैं। हम किसी अपने कम्युनिटी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अपने पर्सनालिटी का यूज़ करते हैं। उस कंट्री से इसकी शुरुआत हुई है और हमारे इंडिया जैसे कंट्री में यह चेन्नई शहरों में देखा गया 1987 में। एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज ए वायरल डिजीज काउजेज बाय द डेडली वायरस HIV। बच्चे, यह HIV वायरस से होने वाला एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड तेरे अंदर जो ज़रूरत के हिसाब से आपकी बॉडी में ज़रूरत के अनुसार इम्यून सिस्टम डेवलप होते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो एंड डेवलप होते हो, तेरी इम्यून सिस्टम भी हार्मोन के कारण डेवलप होते जाते हैं। जब आप 1 ईयर के थे तो बहुत कमज़ोर थे, वीक थे, तुरंत इन्फेक्शन होता था, और अभी आप 10-12 ईयर के हो गए हो तो ये इन्फेक्शन की रेट थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल एक्शन हो रहा है। तो बच्चे, कहता है ये जो है HIV वायरस, ये हमारे बॉडी में एक्वायर्ड, जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होने वाली इम्यून सिस्टम है उसमें कमी लाती हैं, उसमें कमी आ जाती हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये सारे HIV में होने वाले क्या क्या इन्फेक्शंस हैं, किस स्ट्रक्चर ऑफ HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस हमने आपको चर्चा कर रखी है। यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होने वाले डिजीज है, जो RNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, ये बने होते हैं प्रोटीन एंड RNA से। इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। कहता है एक्सटर्नली द वायरस इज कवर्ड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस। यह बड़ी ऊपर से स्मूथ लेयर से कवर्ड होते हैं, जो एक फैटी सब्सटेंस है। फैट यानी यह लिपिड के बने होते हैं, इसलिए काफ़ी चिकने चिकने हैं, फैटी एसिड। कहता है इनसाइड द फैटी मेम्ब्रेन एक कोर ऑफ प्रोटीन। फैटी मेम्ब्रेन ये देखोगे, ये फैटी मेम्ब्रेन के बने होते हैं। इसके जो कोर है ये इस टाइप के कोर होते हैं। ये कोर मैं बड़ा कर देती हूँ, इसके कोर को, ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके इस टाइप के कोर बने होते हैं। ये कोर एक प्रोटीन है, ये कोर एक प्रोटीन है। इट फाउंड दैट, कहता है सराउंडेड द वायरल RNA along with the enzyme रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज। यह जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर करते हैं वैसे ही एक एंजाइम रिलीज करता है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज, जो हमारे बॉडी को के अदर हार्मोन को रिजर्व कर देता है, पकड़ लेता है, रोक देता है, जिसके कारण हमारी हार्मोन्स एक्शन नहीं ले पाती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे एक दूसरे में होगा, ट्रांसमिशन, इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया, यहाँ आपको डिटेल्स बता रही हूँ। सिरिंज ऑफ शेयरिंग ड्यूरिंग ड्रग अब्यूज, जब हमें सुई लेते वक्त, ड्रग मेडिसिन लेते हो, ड्रग लेते हो, तो एक ही सिरिंज का कॉमन यूज किया जाए तो इससे भी होते हैं।
अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ पॉलीगेमी रूप में अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो भी ये हमें होती हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, हमने आपको पहले बताया है किसी का ब्लड लेते समय उसकी HIV अथवा एलिसा टेस्ट करवा लेनी चाहिए डोनर की ब्लड का, अथवा ब्लड लेते वक्त भी HIV ट्रांसमिट होते हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर इन्फेंट थ्रू मिल्क, अगर हमारे जन्म लिए हुए इन्फेंट चाइल्ड हैं, अगर वो अपने मदर का मिल्क ले रही है, प्रेगनेंसी में पड़ रही हैं तो उसमें भी होगा। प्रिवेंशन ऑफ HIV से हम कैसे बच सकते हैं? अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हमें पता चल जाए जिस पर्सन को HIV है तो उसके साथ कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए, अथवा करते समय कंडोम जैसे कहता है टेक्निकल मैकेनिकल मेथड का यूज़ करना चाहिए। इंश्योर्स यूज ऑफ डिस्पोजल सिरिंज, इस समय हमें डिस्पोजल सिरिंज का यूज करना चाहिए। एक ही ड्रग लेने यानी ऐसे सिरिंज का यूज करें जिससे हमें एक ही ड्रग ले अदर ड्रग हम अगले सिरिंज का यूज करें। स्क्रीनिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, जब हम ब्लड बैंक में ब्लड लेते हैं तो उस ब्लड की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उसकी हमें अच्छे से टेस्ट लेनी चाहिए, करवानी चाहिए, उसका एलिसा टेस्ट, ताकि उसे कोई जानलेवा डिजीज तो नहीं है। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV के टेस्ट को मेनली 2 टाइप से की जाती हैं। हालांकि आपको कहीं भी डॉक्टर के पुर्जे में HIV लिखा रहे तो HIV जैसे टेस्ट जो है वह कॉमन टेस्ट है, जिससे HIV इतने बड़े वायरस नहीं है जो आपको आसानी से विजुअलाइज हो जाएंगे, यह काफ़ी स्मॉल वायरस है। इसके एंजाइम को हम पता कर लेते हैं, जैसे रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, हमारे बॉडी में अगर कोई एक्स्ट्रा एंजाइम बन रहा है तो इसका पता करना एलिसा टेस्ट कहलाता है। एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, वैसा आप रिपोर्ट ऐसे तैयार करते हो जो आपके बॉडी में बनने वाले एंजाइम से रिलेटेड है। और अगला है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आपके बॉडी के अंदर DNA की जो चेन है वह अगर कहीं एक्स्ट्रा बन रही है, वह अगर कहीं बार बार पॉलीमरेज कर रही हैं, एक्स्ट्रा RNA बन रही हैं, तो उसे हम PCR के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा हम एड्स का पता कर लेते हैं। तो बच्चों इसका और डिटेल्स आपको क्लास 12th में मिलती हैं, क्लास 10th में भी इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ना है स्टडी के रूप में, बिल्कुल स्मॉल टॉपिक है। जबकि आप क्लास 12 में पढ़ोगे तो इसका एक चैप्टर है जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानते हैं, जहां आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिलती हैं। देख रहे हो आप इस तरीके से HIV इन्फेक्शन कहता है अफेक्ट्स द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर इस टाइप से HIV का इन्फेक्शन होता है। तो बच्चे आप देखो, सबसे पहला इन्फेक्शन हमें माउथ से स्टार्ट होते हैं, माउथ सोर्स, हमें मुंह आ जाता है, देखोगे जहाँ जहाँ दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर हमें इस तरीके का दाने निकले बार बार, वह जल्दी सही ना हो तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए। फैटिग्यू, जहाँ तहाँ देखोगे चेहरे पर फैटिग्यू बनना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे जगह पर बड़े बड़े दाने निकलते हैं जिसे हम फैटिग्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं सॉलिड लिफ नोड, यहाँ पर हमारी जो नोड्स हैं यह बार बार फूल जाएगी, सॉलिन कर जाएंगी, फूल जाती हैं। यहाँ दर्द होगा अंदर के साइड से, आपको तो लगेगा मुझे टॉन्सिल फूलती जा रही हैं, पर ऐसा नहीं होता। बिना सर्दी खांसी हुए हमारे यहाँ की जो है नोड वह बढ़ती चली जाती है और आपको पेन होता है। देख रहे हो सोर्स कहता है थायराइड, हमारे अंदर बार बार यानी सर्दी आए, कफ जो बने वह गाढ़े कफ ना बने, पतले पतले कफ बार बार बनते हैं। म्यूकस, देख रहे हो इसकी नाक चलते आ रही है, ये हमारे लक्षण है इसके। इसका जो आप देखोगे यानी क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, जिससे आपको पता चलेंगे जो कि अगले पर्सन को एड्स है। फीवर एंड चिल्स, काफ़ी ज़्यादा तो फीवर नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत फीवर रहेगी और उसके साथ उसे थोड़ा ठंड भी लगेगी, बार बार ठंड और फीवर आएगी,
लेकिन जब आप थर्मामीटर से मापने जाओगे तो आपको ज़्यादा फीवर के अनुभव नहीं होगी। आप यहाँ देख रहे हो डायरिया, उसे बार बार लूज मोशन होगा, डायरिया जैसे शिकायत होगी, खाना खाएगा तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। यहाँ देख रहे हो रेसेस, हमने बताया आपको अगर चेहरे पर बार बार निकलना शुरू हो तो ये फैटिग्यू है। अगर देखें बॉडी के अदर पार्ट में आए तो रेसेस यानी आपको खुजलियाँ टाइप से होगी और वहाँ पर लाल लाल दाने निकल आएंगे। यहाँ देख रहे हो नाइट स्वेट्स, यानी रात में उसे चैन की नींद जो है वह अपने समय से नहीं आ पाएगी, वह चैन की नींद नहीं ले पाएगी। यहाँ ये टर्म आपको ये नहीं बताता रात में आप बहुत सोओगे, यहाँ ये बताता है जो नाइट जो हमें होनी चाहिए, नाइट में जो हम नींद लेते हैं उस नींद अच्छे से नहीं होगी, आपको चैन नहीं मिलेगी, जिसके कारण चेहरे पर पसीने आएंगी। नेक्स्ट कहता है मसल्स की, जहाँ तहाँ सेम चीज़ें हैं, रेसेस और है कि यहाँ पर आपको चेहरे में पिंपल्स जैसे जो बनते हैं वो आपको पूरे बॉडी में दिखाई देंगे। अगर इसमें से 2 से 3 लक्षण अगर आपके अंदर दिखाई दे या किसी और के अंदर, हमारे समाज के अंदर दिखाई दे, तो बच्चे उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए हमारा कंट्री जो है वह एक नैको योजना चलाती हैं। नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो हमें बार बार ये बताती हैं किस तरीके से हमें इसे प्रिकॉशन में रहना है, कैसे हमें सेफ रखना है, कैसे हमें डाइट लेना है, इसके लिए हमें कुछ कॉस्ट भी देती हैं। तो चलते हैं, एड्स जो डे है 1 दिसंबर एड्स डे के नाम से जाना जाता है। तो धन्यवाद बच्चे, सेफ रहें, लाइफ को सेफ रखें और इस तरीके से हम अपने को इस टाइप के एडुकेशन से कुछ सीखें ताकि हम अपने अगले को बचा सकें, समाज को जागरूक कर सकें। धन्यवाद।